हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असद और बहुत स्वागत है आपका अकाउंट्स की पाठशाला में. बच्चों लोग, हम लोग कर रहे हैं अपना रिवीजन फॉर क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम. और आज बेटा रिवीजन का है डे 16. चैप्टर चल रहा है सर हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में. बेटा आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आपके साथ स्टार्ट करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस. सबसे पहले चर्चा करता हूं सर कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते क्या है. देखिए सर, हर साल जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से हम थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर अपने पास इकट्ठा करते हैं, उसे ही बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. एक्यूमुलेटेड मींस इकट्ठा किया हुआ. इज दैट क्लियर? नाउ सर, एक्यूमुलेटेड लॉस. एक्यूमुलेटेड लॉस बेटा वो जो अभी तक इकट्ठा हुआ लॉस है, पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ नहीं हुआ है. इज दैट क्लियर? For example, we have two partners, Mr. A and Mr. B, और इनकी रेशो है सर 3:2 के अंदर. क्लियर? और आज एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है C का फॉर 1/6 शेयर. तो बेटा डेफिनेटली आज हमारी बैलेंस शीट होगी. क्लियर? लेट्स से हमारे पास एक बैलेंस शीट है और बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है सर? बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. बेटा हमारे पास एक बैलेंस शीट रही होगी और लेट्स से बैलेंस शीट में अगर हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इकट्ठा किए हुए प्रॉफिट है, तो बेटा उनका ट्रीटमेंट करना जरूर होगा. सर कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं? बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ऑल रिजर्व्स एंड फंड्स. जितने भी रिजर्व्स और फंड्स होते हैं बेटा वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व. इसके अलावा जितने भी रिजर्व और फंड होंगे वो सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे, इकट्ठा किए हुए प्रॉफिट होंगे. सिर्फ एक फंड या एक रिजर्व ऐसा होता है जिसका नाम फंड है लेकिन वो फंड नहीं है, वो सिंपल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा यहां पर. सर वो कौन सा है? एक्सेप्ट ईपीएफ, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड. तो अगर इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है आपके पास तो बेटा उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं. और इसी तरह बेटा जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं. क्या क्या? बेटा हमारे पास एसेट में हो सकता है P&L अकाउंट, और हमारे पास हो सकता है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट. ये दोनों ही बेटा एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं. तो जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हुआ है बेटा उस दिन अगर आपके पास कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट करना सर कंपलसरी है. सर क्यों कंपलसरी है? देखिए बेटा ये बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट है एडमिशन के दिन की, मतलब एडमिशन से पहले की. तो ये बैलेंस शीट है आज ए और बी की. बट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी ये बैलेंस शीट हो जाएगी ए, बी और सी की. इस बैलेंस शीट पर राइट बेटा तीनों पार्टनर का हो जाएगा. तो जो पुराने पार्टनर्स हैं हमारे ए और बी, बेटा ये क्वेश्चन करेंगे और ये बोलेंगे कि ये रिजर्व, ये फंड्स, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमने अपने प्रॉफिट में से इकट्ठा किया है, हम सी के साथ क्यों शेयर करें? बेटा इसलिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमें एक्यूमुलेटेड
प्रॉफिट का। अब मुद्दा आता है सर कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होगा कैसे। देखिए बेटा, हमें जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उनको बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? डिस्ट्रीब्यूट। किसके बीच? अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के बीच बेटा, इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में है। इज दैट क्लियर? और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं वो भी राइट ऑफ होते हैं, शुड बी राइट ऑफ, क्योंकि वो लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, वो राइट ऑफ होंगे। शुड बी राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। उसको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ता है ओल्ड रेशो के अंदर। सर कैसे राइट ऑफ करेंगे बेटा? इसके लिए हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या जर्नल एंट्रीज बनती हैं? देखिए सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये हमें पार्टनर को देना है, और जब भी हमें कुछ चीज पार्टनर को देनी होती है तो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करना होता है। सो द एंट्री विल बी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व ऑफ फंड है हमारे पास, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल इन ओल्ड रेशो। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जर्नल रिजर्व है 50,000 और वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी है बेटा 50,000, तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। एंड ओल्ड रेशो इज 3:2। इट मीन्स 60,000 and 40,000. Is that clear? Now the accumulated loss, बेटा ये पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ करते हैं। एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास P&L अकाउंट 2 लाख है, तो 2 लाख भी बेटा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 1,20,000 एंड 80,000। तो बेटा ये है बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस का, कि अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस है तो बेटा जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस हैं आपके पास उनको आपको राइट ऑफ करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। इज दैट क्लियर? तो ये था बहुत ही सिंपल सा हमारा ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। लेकिन कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हमें बेटा सीखना पड़ेगा एक रिजर्व के लिए, जिसका नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बेटा इसका ट्रीटमेंट हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। केस 1, व्हेन देयर इज नो क्लेम, जब रिजर्व पर कोई भी क्लेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन के दिन हमारे पास बेटा एक बैलेंस शीट है, और उस बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लिखा हुआ है, लेट्स से 50,000। इज दैट क्लियर? और एडजस्टमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम जितना भी हमारे पास रिजर्व अवेलेबल है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी पार्टनर। तो बहुत ही सिंपल सी हम जर्नल एंट्री बेटा यहां पर बनाएंगे, एंड द जर्नल एंट्री विल बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, लेट्स से A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल। रेशियो विल बी 3:2, ओल्ड रेशियो।
तो 50,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा अपनी ओल्ड रेशो में जो है 3:2। इज दैट क्लियर? ये पहला केस है जब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। नाउ सेकेंड, व्हेन देयर इज अ क्लेम, जब क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में क्लेम हुआ, बट क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। क्या है सर ये एग्जाम्पल है सर, बैलेंस शीट है हमारे पास और बैलेंस शीट में हमारे पास लेट से लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और वो बेटा गिवन है हमारे पास 50,000 और क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट भी गिवन है क्लेम की वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड। वो कहता है क्लेम इज ₹20,000। तो बेटा सबसे पहले तो क्लेम को समझ लें क्या है। देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है, हमारी जो फैक्ट्रीज होती हैं बेटा वहां पर लेबर काम करती है और जब लेबर काम करती है सर तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें अपनी लेबर को कॉम्पनसेट करना पड़ता है, उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, उन्हें इलाज वगैरह के लिए पैसे देने पड़ते हैं या वो कुछ दिन काम नहीं करेंगे तो घर बैठे उन्हें कुछ फंड देना पड़ता है कि भैया आपकी तबीयत खराब है, आपका एक्सीडेंट हुआ है तो हमारी तरफ से ये कॉम्पनसेशन है, तो वो हमें देना पड़ता है। ऑल्दो ये जो रिजर्व है बेटा ये ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशो में इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए ये हम ओल्ड पार्टनर को दे देते हैं एडमिशन से पहले, क्योंकि बैलेंस शीट पर फिर अधिकार होने वाला है 3 का, इसलिए पुराने पार्टनर को दे दिया जाता है। बट पार्टनर आपस में ये डिसाइड करते हैं कि भैया 20,000 रुपीज हमें रखना है, क्योंकि कभी भी अनहोनी हो सकती है। तो अनहोनी के लिए पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमें 20,000 रुपीज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का अपने पास रखना है भविष्य के लिए। तो बेटा रखना कितना है 20,000, है कितना 50,000, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा सर जो वेकेंट है, और वेकेंट कितना है सर, वेकेंट है 30,000। तो बेटा इस केस में हम 30,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स और 20,000 रुपीज अपने पास रखेंगे फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए। तो एंट्री क्या बनती है बेटा, यहां पर एंट्री बनती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, केवल 30,000 टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल। क्लियर है सर? हाँ जी सर। और 30,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, 3:2 में। इट मींस 18,000 एंड 12,000। और बेटा आफ्टर द एडमिशन, आफ्टर एडमिशन जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी आफ्टर एडमिशन भी तो बेटा बैलेंस शीट बनाएंगे, आफ्टर एडमिशन जो बैलेंस शीट होगी बेटा वहां पर हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लिख देंगे कितना 20,000, क्योंकि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो 20,000 रुपीज का वर्कमैन कॉम्पनसेशन अपने पास रख रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड, केस 3, when claim is equal to वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, जब क्लेम हमारा इक्वल होता है बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के, मतलब सर हमारे पास एक बैलेंस शीट है और उस बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लिखा हुआ था 50,000 रुपीज जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हुआ, और पार्टनर ने ये डिसाइड करा कि भैया हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड रखेंगे, क्लेम करेंगे, एडजस्टमेंट गिवन है कि हम क्लेम करेंगे, और कितना क्लेम करेंगे
50,000, मतलब अपने पास 50,000 ही रखेंगे। तो क्या हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नो। तो बेटा इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच नहीं होगा। और न्यू बैलेंस शीट में हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दिखाएंगे कितना? 50,000। क्लियर? द लास्ट केस ऑफ दिस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज केस 4, एंड द केस 4 इज व्हेन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। जब क्लेम हमारा ज्यादा होता है किससे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से। तो क्या करना है? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैलेंस शीट है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, और उस बैलेंस शीट में बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लिखा हुआ है लेट्स से 50,000, और एडजस्टमेंट में बच्चों क्लेम लिखा हुआ है, और क्लेम कितना है? 80,000 मोर देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। तो सर बटने के लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अपने पास अवेलेबल था कितना? सर 50,000। लेकिन अब क्लेम कितना है? अब रखना कितना है? सर 80,000। तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि 30,000 रुपीज अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। तो बेटा पार्टनर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा हमें और चाहिए। और बेटा और कहां से चाहिएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। उस केस में एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी में लिखा है, और लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट का। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50 से बढ़कर 80 हो रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं। और कहां से आएगा ये पैसा? रिवैल्यूएशन। सर रिवैल्यूएशन क्या होता है? बेटा जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, वो सब का सब रिवैल्यूएशन में जाता है, या जो कोई भी प्रॉफिट होता है। तो ये 30,000 रुपीज का बेटा हमें लॉस हो रहा है, तो ये लॉस हम रिवैल्यूएशन से लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये था सर हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन 50,000 है, तो सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई क्लेम नहीं है। तो अगर 50,000 है, क्लेम उस पर 20 है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? 30। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50 है, क्लेम भी 50 है, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। 50 है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, और क्लेम है 80 ज्यादा, तो बेटा 30,000 रुपीज हमें रिवैल्यूएशन से लाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये था एक हमारा ट्रीटमेंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का। सर एक स्पेशल ट्रीटमेंट और होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। सर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व होता क्या है, अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए सर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट में सर लाइबिलिटी साइड पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, और ये लिखा हुआ है सर लेट्स से 20,000। कितना? 20,000। और सर एसेट साइड पर इन्वेस्टमेंट है, और लेट्स से इन्वेस्टमेंट लिखे हुए हैं 50,000 के। अब मुद्दा आता है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है क्या? देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, फ्लक्चुएटिंग मतलब बढ़ना और घटना, किसका? इन्वेस्टमेंट का। देखिए जब भी इन्वेस्टमेंट कम होता है तो बेटा ये लॉस है हमारा। एसेट कम होगा ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? लॉस। और जितने भी लॉस होते हैं वो साल के अंत में बेटा भेजे जाते हैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा इसी लॉस को कूप अप करने के लिए, इसी लॉस को झेलने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमने अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, कि अगर इन्वेस्टमेंट के घटने से कोई भी लॉस होगा
तो वो P&L अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि हमने पहले से ही लॉस को झेलने के लिए एक रिजर्व बनाया हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। आई होप आई क्लियर माई पॉइंट। अब एग्जाम्पल से और केस से समझते हैं। नाउ द केस नंबर 1, व्हेन नो चेंज in the value of investment, कोई भी चेंज नहीं हुआ वैल्यू में, किसकी? इन्वेस्टमेंट की। तो बेटा ये रिजर्व बनाया क्यों था? सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो जो लॉस होगा वो P&L में ना भेजकर बेटा इससे कूप अप करेंगे, एडजस्ट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, तो क्या इस रिजर्व का कोई काम है अब? सर नहीं है। और बेटा ये बनाया किसने है? सर ओल्ड ने। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन अगर आपके पास रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो बेटा बस आपको क्या करना है, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व को बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा ओल्ड रेशो रखते हैं अपनी वही पुरानी 3:2। तो इट मींस ये जो 20,000 रुपीज रिजर्व है ये बढ़ जाएंगे सर 12,000 और 8,000 में। दिस इज द एंट्री। क्लियर? नाउ द केस 2। केस 2, इन्वेस्टमेंट is reduced by ₹5,000। बेटा इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गए 5,000 रुपए, तो ये लॉस हो गया हमारा। कितने का लॉस हुआ? सर 5,000 रुपीज का। इस लॉस को कहां भेजना है? सर P&L में, और ना इससे कूप अप करना है रिजर्व से। कैसे करेंगे देखिए जरा। देखो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रिजर्व है हमारे पास? सर रिजर्व है हमारे पास 20,000। क्लियर? टू इन्वेस्टमेंट, बेटा इस 20,000 रुपए में से 5,000 रुपया चला गया इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए। वरना बेटा इन्वेस्टमेंट का लॉस हम कहां भेज रहे थे? P&L में। एंट्री बनती P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमने बच्चों P&L में नहीं बेचा, बल्कि अपने रिजर्व, अपने जुड़े हुए पैसे को यूज किया। तो 5,000 चला गया कहां पर? इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए। बचा कितना? सर बचा 15। और सर बचे हुए का क्या करना है? बेटा पार्टनर्स में बांट दो ना। ये लो, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। 15,000 रुपया है किस रेशो में? सर 3:2 में। क्लियर? कितना कितना? सर 9,000 एंड 6,000। बेटा मैं अपनी ओल्ड रेशो लेके चल रहा हूं हर एग्जांपल में 3:2। तो ये था हमारा केस 2। नाउ द केस 3। नाउ द केस 3। सर वो क्या होगा? देखते हैं अभी क्या होगा। केस 3, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 20,000। बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, कितने रुपए? 20,000। बच्चों इन्वेस्टमेंट था कितना? 50। कम कितनी हो गई? 20। और अपन के पास रिजर्व भी कितना है? सर 20। तो क्या पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व इस्तेमाल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लॉस को कूप अप करने के लिए, उसको बेयर करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए। और उस केस में एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सारा का सारा रिजर्व इस्तेमाल हो गया। कितना? 20,000। इज दैट क्लियर?
हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। नाउ द केस 4, केस 4, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड। बेटा इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया बाय 30,000। रिजर्व था कितना हमारे पास सर 20, और लॉस कितने का हो रहा है इस बार 30। 10,000 रुपीज बच्चों ज्यादा लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे देखते हैं अभी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व था सर 20,000 टू इन्वेस्टमेंट। सर मगर इन्वेस्टमेंट में तो लॉस 30 का हुआ है, इसका मतलब 10,000 रुपीज और आएंगे डेबिट में। किस नाम से? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बताया था ना अभी, जब भी लॉस होगा उसको आपको भेजना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 10,000 रुपीज बच्चों रीवैल्यूएशन में भेज देंगे। नाउ द केस 5 एंड द लास्ट केस, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 10,000। इस बार इन्वेस्टमेंट बच्चों क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। कितने रुपए से सर? 10,000 रुपीज। बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाया क्यों था सर? लॉस को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या रिजर्व का कोई काम है सर? कोई काम नहीं है। तो क्या करो सर? इन्वेस्टमेंट को बांट दें क्या? हाँ बेटा, तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा रिजर्व था कितना हमारे पास सर? 20,000 रुपीज, और उसे बांट देंगे बेटा हम ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इज 3:2, दैट इज 12,000 एंड 8,000। तो दिस इज द फुल ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit and accumulated loss, along with special treatment of workman compensation reserve and investment fluctuating reserve। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ट्रीटमेंट है WCF और IFR का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का। तो ध्यान से पढ़िए, और जहां पर भी जिस क्वेश्चन में भी बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो तो अलोंग विद एडजस्टमेंट उसका ट्रीटमेंट करिए सर। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में सर कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है जहां डे 1 से डे 16, क्योंकि आज हमारी 16 क्लास है, तो जो भी डाउट्स हैं अपने वो क्लास करिए। नहीं समझ में आता है सर, कोई और क्वेश्चन है आपके मन में, तो कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर गिवन है, आप कभी भी कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए सर, पूर्ण विराम देते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी एक और नए मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।